अस्सलामु अलैकुम बच्चों। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों, आज की जो वीडियो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो सीरीज़ चल रही है उसमें है मैक्स प्लैंक की थ्योरी। एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक और उन्होंने एक थ्योरी पेश की मैक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से, जो थ्योरी मशहूर है। उसकी तारीख है 1900 में ये थ्योरी पेश की गई। तो इन्होंने क्या कहा, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा बच्चों? मैक्स प्लैंक ने कहा कि ये जो लाइट आ रही है लाइट जो आ रही है ये इन दी फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स आ रही है। इन दी फॉर्म ऑफ वेव पैकेट्स आ रही है। उनको उसको वेव पैकेट्स भी कहते हैं, उसको क्वांटा भी कहते हैं। और जब लाइट की हम बात करते हैं लाइट की, तो हम कहते हैं कि ये लाइट जो आ रही है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में आ रही है। जो लाइट आ रही है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में आ रही है और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटोन का। तो लिखते हैं मैक्स प्लैंक थ्योरी 1900। अच्छा, इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं। एनर्जी इज emitted or absorbed in the form of wave packets और क्वांटा, इसको क्वांटा भी बोलते हैं। इन केस ऑफ लाइट we call these wave packets और smallest particles as photons। तो बच्चों देखें, दिखाई पड़ रहा है आपको, नज़र आ रहा है आपको सही क्लियर? ठीक हो गया। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो एनर्जी आ रही है ये छोटे छोटे वेव पैकेट्स में आ रही है। आसान अल्फाज में अगर इसको डिस्क्राइब करें तो इसका ये मतलब है बच्चों कि ये जो एनर्जी आ रही है, लाइट क्या है? इन दी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ये जो लाइट आ रही है ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में आ रही है और लाइट के पार्टिकल्स को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया फोटोन का। कि लाइट के जो पार्टिकल्स हैं उसका क्या नाम है बच्चों? फोटोन है। उसका नाम क्या है? फोटोन। लाइट के पार्टिकल्स का नाम फोटोन। ठीक है, तो इन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की। तो इससे पहले जो इनका जो वक्त था 1900 का, उससे पहले समझा ये जाता था कि लाइट की वेव नेचर है और लाइट की डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। मैक्स प्लैंक ने बात की लाइट की पार्टिकल नेचर की। इन्होंने बात की लाइट की पार्टिकल नेचर की। अच्छा, दूसरा पोस्टुलेट, द एनर्जी ऑफ, एनर्जी का क्या मतलब? लाइट भी क्या है? एनर्जी है। द एनर्जी ऑफ emitted radiation is directly proportional to the frequency of radiation। क्या मतलब? ये मतलब E इज इक्वल टू एच एफ और बाज़ बुक में ये लिखा होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक हो गया? न्यू का मतलब है फ्रीक्वेंसी। दोनों ठीक है। ठीक है कि वो जो एनर्जी आ रही है रेडिएशंस की वो किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन ज़्यादा होगी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अच्छा, तो बच्चों ये नोट करें। इसके बाद आखिरी इसका तीसरा पोस्टुलेट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम करते हैं।
तो ये आप नोट करें जल्दी से। चलिए a body can emit or absorb radiation in fixed इंटेग्रल मल्टीपल, कि जो रेडिएशंस आ रही हैं, जो लाइट की रेडिएशंस आ रही हैं बच्चों, जो लाइट की पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनकी एनर्जी फिक्स है, उनकी एनर्जी फिक्स है। मतलब एक ये वेव आई लाइट की, एक लाइट की ये वेव आई, इसको हमने कहा E इज इक्वल टू एच एफ, तो इसको कहा E इज इक्वल टू एच एफ डैश, कि एनर्जी जो है वो फिक्स है। जैसे बच्चों आप अगर रिकॉल करें तो इससे पहली वाली जो वीडियोस हो चुकी हैं उसमें हमने ये कहा था कि जब बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है। उन्होंने क्या कहा था, mvr इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी ये इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। n क्या होगा, 1 2 3 4। तो इस तरह फिक्स्ड ऑर्बिट्स जो एनर्जी है, उस जो ऑर्बिट्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के इर्द वो फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है। कुछ ख़ास किस्म के ऑर्बिट्स मौजूद हैं, कुछ ख़ास किस्म के ऑर्बिट्स एब्सेंट हैं। तो इन्होंने भी ये कहा कि जो एनर्जी आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वो एनर्जी जो है उसकी जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, लाइट के पार्टिकल्स की जो एनर्जी है बच्चों, वो फिक्स है। वो क्या है, फिक्स है, उसकी एनर्जी फिक्स है। एक ख़ास किस्म की एनर्जी होती है, जैसे 1HF 2HF 3HF 4HF वगैरह। 3.5HF की एनर्जी वाला नहीं होगा, 2.5HF की एनर्जी लाइट के पास नहीं होगी, 3.5 4.5HF की एनर्जी, इतनी एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो लाइट में है वो मौजूद नहीं होंगे। तो ये फिक्स्ड एनर्जी है, 1HF 2HF 3HF 4HF। समझ आ गई बात। जिस तरह बिल्कुल जैसे पहले वाला समझाया कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स ऑर्बिट्स वाली एनर्जी मौजूद है, 2.5 वाला नहीं है, 3.5 वाला नहीं है, इंटेग्रल मल्टीपल है। ये भी क्या है, इंटेग्रल मल्टीपल, फिक्स्ड है। क्या मेरे साथ आखिर में बोलेंगे और फिर इस बात को ख़त्म करते हैं। लाइट से जो रेडिएशंस आ रही हैं, लाइट क्या है, एनर्जी, और वो किस में होती है, वेव पैकेट्स में, मतलब पार्टिकल्स। लाइट के पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। वो जो फोटोन्स आ रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। या 1HF होगी, या 2HF, या 3HF, या 4HF, 3.5HF नहीं होगी, 2.5HF नहीं होगी। आई होप आपको बात जहाँ तक समझ आई होगी। ठीक हो गया। इसकी और इसकी एनर्जी एक फिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ठीक हो गया। चलिए, तो ये बच्चों 3 पोस्टुलेट हुए मैक्स प्लैंक की थ्योरी के। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये थी मैक्स प्लैंक की थ्योरी। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा बच्चों, मैक्स प्लैंक ने लाइट की, उस वक्त तो वेव थी लेकिन इन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की। तो इन्होंने कहा, क्या कहा बच्चों, कि लाइट जो है, जो लाइट है उसकी 2 नेचर्स हैं। एक वेव नेचर, वो तो थी, उससे पहले चल रहा था काम, लेकिन इन्होंने आकर का क्या कहा कि लाइट की दूसरी नेचर भी है, और वो दूसरी नेचर कौन सी है, पार्टिकल नेचर। ठीक हो गया। तो यहाँ मैं लिखता हूँ डुअल नेचर। लाइट की डुअल नेचर है, एक वेव नेचर है, एक पार्टिकल नेचर। समझ आई बात। अच्छा, एक लाइट की वेव नेचर है, वो तो पहले से चल रही थी काम कि लाइट वेव है। ठीक है। इन्होंने कहा लाइट की 2 नेचर है, एक वेव नेचर भी है, एक पार्टिकल नेचर भी है।
एक पार्टिकल नेचर भी। अच्छा, तो यहाँ तक बातों को नोट करें, इससे आगे फिर हम चलते हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको कुछ बात समझ में आई? अच्छा, चलिए मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ अब, ताकि आगे हम पढ़ें। तो मैक्स प्लैंक ने लाइट की फोटॉन्स की बात की, यानी लाइट के छोटी छोटी, इन्होंने कहा कि लाइट छोटी छोटी वेव पैकेट्स में आ रही है, छोटी छोटी पार्टिकल्स में लाइट आ रही है। इन्होंने लाइट की पार्टिकल नेचर की बात की। इससे आगे पढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैक्स प्लैंक की थ्योरी। एक और साइंटिस्ट आए इस फील्ड में, जिनका नाम था डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, जो बुक्स में आपको मिलेगा डी ब्रॉय हाइपोथेसिस के नाम पे। अच्छा बच्चों देखिए, मैक्स प्लैंक लाइट पार्टिकल नेचर की बात इन्होंने की। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, ये देखें गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बी यहाँ रखा NH/2πmr, यहाँ इन सारे कॉन्स्टेंट्स की आप वैल्यू पुट करें तो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आएगी, वो आएगी 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड। इन्होंने कागज़ में बैठकर एक हाइपोथेसिस लिया, कागज़ में बैठे और दो चीज़ों को इन्होंने लिखा, डी ब्रॉय ने। एक पहली चीज़ इस बंदे ने क्या लिखी कि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है 9.01 × 10⁻³ kg। दूसरा इन्होंने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखी और वो थी 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड। तो इससे इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक किया, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, इनके दरमियान में एक आइडिया क्लिक किया और इन्होंने फिर हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का मतलब है एक सजेशन दिया, ठीक है। इनका कोई ये लॉ नहीं था, प्रिंसिपल भी नहीं था, इन्होंने एक सजेशन दिया, एक आइडिया इन्होंने रिजल्ट, पहले वाले रिजल्ट को निकाल कर एक आइडिया इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया, आगे एक आइडिया दिया, उसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ग्रेट साइंटिस्ट थे डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिखा एक सफ़े पर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने लिखा, और फिर बच्चों इन्होंने एक बात निकाली, एक बात निकाली। क्या बात निकाली? 1887 में, ये बात की बात है, ये 1900 से बाद की बात है। 1887 में आप जानते हैं कैथोड रेज डिस्कवर हुई, और कैथोड रेज में हमने पढ़ाया है जो आपको कि कैथोड रेज में जो कैथोड रेज निकली और हमने आगे पैडल व्हील रखे, वो पैडल व्हील आगे घूमने लगे, छोटे छोटे व्हील थे, वो पैडल व्हील घूमने लगे। तो हमने कहा कि ये जो कैथोड रेज हैं ये रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं। कैथोड रेज क्या थे? पार्टिकल्स थे, और उन पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया पार्टिकल्स को। बच्चों पार्टिकल क्यों कहा? क्योंकि वो व्हील घूमने लगा था, वो व्हील घूमने लगा था। तो हमने कहा ये जो रेज आ रही हैं इसका मैस है, और मैस है, मैस उस चीज़ का होता है जिसका जो पार्टिकल हो उसका मैस होता है। वो व्हील घूमने लगा था, इसलिए हमने कहा कि कैथोड रेज क्या है? पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल्स को हमने क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इलेक्ट्रॉन की जो बच्चों पार्टिकल नेचर थी वो तो कैथोड रेज वाले एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर हो चुकी थी, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर, इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर। अच्छा, अब इन्होंने ये दो चीज़ें डी ब्रॉय ने लिखी, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है, ये बहुत कम है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी है 2.18 × 10⁶ मीटर/सेकंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है? इतनी है। इन्होंने लाइट को क्या कहा कि लाइट की कौन सी नेचर है? पार्टिकल नेचर, और वेव नेचर भी है। लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है, और लाइट की स्पीड डिस्कवर हुई 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड
और जो लाइट की स्पीड है वो तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड है। दोनों की स्पीड आपस में मैच कर रही थी। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इतनी है, दोनों की मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.01, मतलब यार इसको हम AMU में लेते हैं तो 0 AMU ही लेते हैं ना, ठीक है। लाइट पार्टिकल भी है, इन्होंने कहा लाइट पार्टिकल है। तो इस बंदे ने, डी ब्रोई ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है ही है, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है। इस बंदे ने क्या कहा, इन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, वेव है। और ये बात इन्होंने इनके दिमाग में कहाँ से क्लिक की, यहाँ से क्लिक की कि जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है वेलोसिटी ऑफ लाइट के, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, वेव नेचर। तो इन्होंने कहा फिर इलेक्ट्रॉन भी वेव नेचर हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं वेव नेचर हो सकता जब दोनों की स्पीड आपस में बराबर है। इलेक्ट्रॉन की स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट ये दोनों आपस में बराबर है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है। वो तो पहले बार डिस्कवर हो गई थी 1887 में, लेकिन इन्होंने आकर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव नेचर है, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की और लाइट की दोनों आपस में तकरीबन एक जैसी हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। तो बच्चों ये इन्होंने आइडिया पुट फॉरवर्ड किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये वेव है। तो अब यहाँ से डिफेक्ट आने शुरू हुए बोहर एटॉमिक मॉडल में। यहाँ से डिफेक्ट आने शुरू हुए किसमें, बोहर एटॉमिक मॉडल में। इसलिए पहले ये वाली वीडियो आपको पढ़ाई है, आपकी बुक में पहले डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल है, हालांकि वो टॉपिक बाद में होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से डिफेक्ट आए बच्चों किसकी, बोहर एटॉमिक मॉडल के। क्यों, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल अभी तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझकर घुमा रहे थे। पार्टिकल नेचर भी है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल समझ के घुमा रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है। और बोहर ने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। तो यहाँ से उनका लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स बोहर एटॉमिक मॉडल के आने शुरू हो गए। समझ आई बात आपको, ठीक है। फिर एक दफ़ा क्वेश्चन मुझसे पूछें कि डी ब्रोई ने कैसे कह दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव है। बच्चों ऐसे कहा कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है तकरीबन आपस में सेम है, बराबर है, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि लाइट वेव नेचर है, वो वेव नेचर तो पहले ही थी। इन्होंने कहा लाइट की पार्टिकल नेचर भी है, इन्होंने आकर क्या कहा, लाइट की पार्टिकल नेचर भी है। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर पहले ही थी। तो इस डी ब्रोई ने कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। इन्होंने कहा वेव से पार्टिकल नेचर लाइट की, इन्होंने कहा पार्टिकल से वेव नेचर किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पार्टिकल से वेव नेचर है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इन्होंने क्या कहा कि लाइट की वेव नेचर से पार्टिकल नेचर है। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर से वेव नेचर है। समझ आई। इस रिजल्ट को देखकर इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया। यहाँ तक बच्चों आपको बात समझ में आई। अच्छा चलें, अब मैं इसको अरेंज करने लगा हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलें अब देखें आगे। अब इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर आ गई बच्चों। तो वेव जो है, इलेक्ट्रॉन की जो वेव है, वेव बच्चों सर्कल में तो रिवॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। वेव 3D मूव करती है, वेव हर तरफ हो सकती है, इधर 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 किसी भी जगह, हर तरफ बच्चों वेव मूव करती है। वेव की जो मूवमेंट होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। और जो बोहर का मॉडल था, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर के बारे में इन्होंने बात नहीं की, उन्होंने वेव की पार्टिकल नेचर की बात की। इसलिए तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है। उनका जो पूरा मॉडल था बोहर एटॉमिक मॉडल, उसमें इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहा था, 2 डायमेंशनल घूम रहा था। तो ये फिर आगे आएंगे, वो अलग से टॉपिक आएगा, डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो पहले यहाँ देखिए डी ब्रोई ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, वेव है। अच्छा, अब कोई भी वेव हो बच्चों, कोई भी वेव हो तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं।
एक वेलोसिटी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है। ठीक हो गया। इसका रिलेशन है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बच्चों ये वाला जो रिलेशन है ये हर तरह की वेव्स में, वेव ऑन अ स्ट्रिंग हो, साउंड वेव्स हो, लाइट वेव्स हो, वाटर वेव्स हो, हर तरह की वेव्स में ये वाला फार्मूला वैलिड है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये हर किसी के लिए ये फार्मूला वैलिड है। तो ये वेव की बच्चों क्या है, हर किसी वेव की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेलोसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, वेवलेंथ होगी। समझ आई? यहाँ तक बात आपको समझ आई? अच्छा, तो डी ब्रोई ने क्या कहा, इन्होंने एक बात की, इन्होंने कहा अब इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वेव है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की हम, इलेक्ट्रॉन इन्होंने वेव कह दिया, तो इलेक्ट्रॉन को अब वेव इन्होंने कहा, तो कहा कि वेव लेंथ हम इलेक्ट्रॉन की हम मालूम कर सकते हैं, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन हम मूव कर सकते हैं, वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे हम निकाल सकते हैं। इन्होंने ये फार्मूला दिया था। एस क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है बच्चों, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ 6.26 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है। पी क्या है, एच डिवाइडेड बाई एम बी। पी क्या है बच्चों, मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या होता है, मैस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ये तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैस मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी, इसको मोमेंटम बोलते हैं। एम क्या है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इससे हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां इतनी बातों को नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये किसका फार्मूला है, क्या निकालने का, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का ही फार्मूला। चलिए नोट कर लिया, अरेज करूं इसको, चलिए। तो चलिए बच्चों आगे देखें। इन्होंने क्या कहा, अब इलेक्ट्रॉन की डुअल नेचर प्रूव हो चुकी थी, कैथोड रेज थी, पार्टिकल नेचर प्रूव हुई, और डी ब्रोई की हाइपोथेसिस थी, वेव नेचर प्रूव हुई। जब अच्छा, तो बच्चों एक आइडिया था पुट फॉरवर्ड इन्होंने किया था, एक आइडिया था आइडिया इन्होंने पुट फॉरवर्ड किया। जैसे स्पीड वाली मैंने मिसाल दी, स्पीड दोनों की एक थी, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव हो सकता है। अगर आप कहें सर इसका सबूत क्या है, ये तो हाइपोथेसिस है ना, इसका सबूत क्या है कि इलेक्ट्रॉन वेव है, तो बच्चों इसका सबूत है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, वेरी मशहूर एक्सपेरिमेंट है, वेरी पॉपुलर है। ये इनके शागिर्द थे, डी ब्रोई के शागिर्द थे, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि बड़ा मशहूर है, डाइफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, जो बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट है। और बच्चों डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना कौन शो करते हैं, वेव शो करते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन की, इलेक्ट्रॉन आए और इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन इन्होंने शो कर दी। तो डाइफ्रैक्शन कौन शो करते हैं, जिसमें वेव नेचर हो, तो इससे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। ठीक है, ये इसका सबूत है, ये इसका सबूत है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, ये सबूत है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। वो हाइपोथेसिस था, सबूत भी आ गया इनके
जो शागिर्द थे डेविड और जर्मन एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डायफ्रैक्शन शो करती है और डायफ्रैक्शन कौन शो करते हैं? वेव शो करती हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर यहाँ से प्रूव हो गई। अच्छा, ये तो आपका दिल अब मुतमईन हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है। तो कैसे वेव है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आगे देखें, आज फिर इसने क्या कहा डी ब्रोई ने कि अब इलेक्ट्रॉन से आगे चलते चलते इन्होंने कहा कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, यानी जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं, कार, बसेस, ट्रक्स, हम आप सारे हैव डुअल नेचर, सबके पास डुअल नेचर है। कौन सी भाई? एक पार्टिकल तो वो है ही है, यानी उसका मास भी है, वेलोसिटी भी होती है, और दूसरा क्या कि उसकी वेव नेचर भी है, उसकी वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है और वेव। ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव वेव नेचर। अच्छा, अब आगे करते हैं बात। यहाँ ये मैं अरेज करने लगा हूँ बच्चों, फार्मूला लिख देते हैं इधर साइड पर, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m। अच्छा, ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर। एक पार्टिकल नेचर है, एक क्या है? वेव नेचर है बच्चों। सबके पास एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर। अब देखो, हम निकालते हैं, जैसे आपके पास सवाल आ जाए, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या करेंगे? h की वैल्यू पुट करेंगे 6.26 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है। तो बच्चों ये वैल्यूज जब आप देखेंगे 3 करीब 2 एंगस्ट्रॉम की वैल्यूज आती है, निकाल कर आप देख सकते हैं। 3.2 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू, एंगस्ट्रॉम में 3.2 एंगस्ट्रॉम आती है वेवलेंथ। किसकी वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ। अच्छा, अब एक और बात सुनना यहाँ, कि मैं कहूँ मूविंग कार की आप जो है वो वेवलेंथ निकालेंगे, क्योंकि इसने कहा ऑल मूविंग पार्टिकल हैव डुअल नेचर, तो वेव नेचर भी है मूविंग कार की। आप मूविंग कार की निकालें वेवलेंथ। तो बच्चों देखिए, जब हम इसकी वेवलेंथ निकालेंगे तो मैं फार्मूला सिर्फ लिखता हूँ, कैलकुलेशन ना करता, h डिवाइडेड बाई mv। तो अब मूविंग कार जो है h 6.26 इंटू 10⁻⁻34। बच्चों मूविंग कार जो है, मूविंग कार का मास बहुत ज़्यादा होगा, 1000 kg, 800 kg, ठीक है, इतना मास तो होगा ना। तो वेलोसिटी भी उसकी होगी, मास होगा, वेलोसिटी होगी। अब जब हम यहाँ ये वैल्यू पुट करेंगे मास का और वेलोसिटी जो भी है वो, तो बच्चों ये नीचे वाला जो फैक्टर है, डिवाइड होने वाला फैक्टर, ये बड़ा है, डिवाइड होने वाला फैक्टर बड़ा है, तो हमारे पास वेवलेंथ क्या आएगी? छोटी आएगी। डिवाइड होने वाला फैक्टर बड़ा है, वेवलेंथ क्या आएगी? वेरी स्मॉल। तो बच्चों जब वेवलेंथ वेरी स्मॉल आएगी तो फिर हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेजर द वेवलेंथ, वी कैन नॉट मेजर। हम उस वेवलेंथ को पावरफुल डायफ्रैक्टोमीटर से, किसी भी चीज़ से हम इस वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर पाते। तो यानी कुछ ना कुछ वेव होती है, लेकिन मूविंग कार है तो क्या आपको वो वेव की तरह दिखाई देगी? नहीं, आंसर है नहीं, वो आपको वेव की तरह दिखाई नहीं देगी, ठीक है। कुछ ना कुछ, यानी वेवलेंथ उसकी जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो इतनी कम है उसकी वेवलेंथ इतनी कम है कि वो ना होने के बराबर है, वो मेजर नहीं हो सकती। तो ऑल मूविंग पार्टिकल्स हैव डुअल नेचर, है तो है वेव नेचर, कुछ ना कुछ है तो है, कुछ ना कुछ वेव आ रही है, जीरो नहीं है, लेकिन बच्चों क्या है? वो वेरी स्मॉल है, वो मेजरेबल नहीं है। तो इनका जो हाइपोथेसिस है वो लगता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पर। कहाँ लगता है बच्चों? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स पर। डी ब्रोई
समझ आई बात आपको? अच्छा, तो डी ब्रॉय का हाइपोथेसिस कहाँ लगेगा? स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल्स पर। ठीक हो गया बच्चों? स्मॉलेस्ट मूविंग पार्टिकल्स पर लगेगा। h डिवाइडेड बाई एम बी, मैथ जितना स्मॉल होगा वेवलेंथ उतनी उस काबिल आएगी कि हम उसको मेजर कर सकें। समझ आ गई बात? अच्छा, तो स्मॉलेस्ट जो मूविंग पार्टिकल्स हैं उन पर लगता है क्या? डी ब्रॉय हाइपोथेसिस। समझ आ गई बात? अच्छा, इससे पहले मैक्स प्लैंक थ्योरी आपको पढ़ाई, जो मैक्स प्लैंक थ्योरी में आप ये देखें, थोड़ी सी मैथ देख लें। एच इज इक्वल टू एच एफ, ठीक है, वी इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वी बाई लेमडा। ठीक हो गया? अब फिर वी बाई लेमडा, तो बच्चों जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे आई आर है, गामा रेज हैं, यू वी है, तो जितनी भी है ये सब किससे चलती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से। तो यहाँ मैं इसकी जगह ये पुट कर सकता हूँ ना, सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, सी बाई लेमडा हो जाएगा। सी बाई लेमडा को आप उठा के यहाँ पुट कर दें, एच सी बाई लेमडा। इस फार्मूले से हमने निकाल लिया। तो ये मैक्स प्लैंक थ्योरी का ये पॉइंट था जो आपको बता दिया। ठीक है? अच्छा, अब आप देखें, तो ये बातें हो गई बहुत सारी डी ब्रॉय के बारे में। मैक्स, अब थोड़ा कंक्लूड करते हैं। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जो लाइट है उसकी वेव नेचर से पार्टिकल नेचर है। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर तो है ही है, इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी है, और डेविसन और जर्मर ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चों? वेव नेचर है। इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है। अच्छा, पार्टिकल नेचर भी है। बाज़ जगह इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है एज अ पार्टिकल, और बाज़ जगह इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है एज अ वेव। अच्छा, तो बच्चों सबसे पहले नमाज की भी पाबंदी आप करते रहें और कसरत से जिक्र करते रहें। अल्लाह ताला के कुरान पाक, अल्लाह ताला के पाक कलाम की तिलावत भी करते रहें साथ साथ, और साथ साथ बच्चों सदका व खैरात भी करते रहें, और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़िया भी मांगते रहें। तो इलेक्ट्रॉन की दो नेचर, एक वेव नेचर, एक पार्टिकल नेचर थी। तो अब हम पढ़ते हैं, इस सब के बाद हम इस पढ़ने के काबिल हो गए हैं कि हम पढ़ सकें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हम पढ़ सकते हैं अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, उर्दू में इसका तर्जमा है गैर यकीनियत का कानून। गैर यकीनियत का कानून। बच्चों अनसर्टेनिटी का मतलब होता है, एक एरर होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है। बाज़ लोग कहते हैं एक ही चीज़ है, थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क भी है। एरर क्या होता है? गलती। अनसर्टेनिटी जो होती है वो, उसका मतलब होता है कि आपको कितना शक है कि ये गलती 5% है, 10% होगी। ये गलती जो है इसमें जो एरर होगा ये 50% हो सकता है, इसमें जो एरर है वो 75% हो सकता है। तो एरर का जो मैग्नीट्यूड है ना, एरर का जो मैग्नीट्यूड है कि एरर कितने परसेंट हो सकता है, उसको बच्चों हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी, गैर यकीनियत यानी शक। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन्होंने क्या कहा बच्चों? इनका प्रिंसिपल इतना ज़बरदस्त प्रिंसिपल है, और इन्होंने जो आइंस्टाइन की थ्योरी है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, उसके बाद जो इक्वेशन सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है वो इन्हीं की है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
तो बच्चों एक हिला देने वाला इनका प्रिंसिपल है, एक हिला दे, यानी प्रिंसिपल वो होता है जिसमें यकीन हो, लेकिन ये ऐसा प्रिंसिपल है जो गैर यकीनियत का प्रिंसिपल है, जो कुदरत में पाया जाता है, गैर यकीनियत का कानून। तो बच्चों देखिए इसको हम पढ़ते हैं। अच्छा 1-2 मिनट आप मुझे देंगे ताकि मैं थोड़ी सी इंक पिंक में डाल दूँ। अच्छा चलिए, इन्होंने क्या कहा बच्चों, लिखता हूँ मैं इन्होंने क्या कहा फिर आपको समझ। It is impossible to find the exact position and momentum of a microscopic particle like electron. बच्चों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी बता दें और आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी बता दें, ये नामुमकिन है, आप नहीं बता सकते दोनों चीज़ें, और दोनों चीज़ें 100% ठीक हों ऐसा मुमकिन नहीं है, ये गलत होगा, ऐसा गलत होगा, ऐसा ठीक कभी नहीं हो सकता। अच्छा इसकी मैथ लिखते हैं। पहले ये आप नोट करें क्या मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये नामुमकिन है कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में दोनों चीज़ें बता दें, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी आप बता दें और इलेक्ट्रॉन का क्या बता दें, आप मोमेंटम भी बता दें और उसका पोजीशन भी बता दें, और उसकी पोजीशन भी बता दें। ठीक है, पोजीशन का क्या मतलब, पोजीशन का मतलब है बच्चों प्लेस। ठीक है, पहले मैं ये अरेंज करूंगा फिर तफसील से आपको समझाते हैं इस बात को। वीडियो तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब मैं आपको समझाते हैं। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और आप इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम बता सकें, ऐसा मुमकिन नहीं है, हमेशा वो उसमें कोई ना कोई गलती होगी, वो ठीक आंसर नहीं आएगा आपका। इन्होंने ये कहा, यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों हम नहीं बता सकते ये दोनों चीज़ें एक साथ ये दोनों चीज़ें हम क्यों नहीं बता सकते। अच्छा बच्चों ये पीछे जो मैंने ये सारी बात लिखी थी उसमें एक लफ्ज़ मुझे रह गया है, वो है साइमल्टेनियसली, वो है साइमल्टेनियसली। फिर लिखता हूँ यहाँ एक लफ्ज़ रह गया था, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल electron and momentum microscopic particle of electron simultaneously with certainty। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब बच्चों, एक साथ एक ही वक्त में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें आप नहीं बता सकते, ये दोनों चीज़ें आप नहीं बता। मतलब इस वक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इस पोजीशन में है, लेकिन इस वक्त इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम क्या है आपको नहीं पता, आप नहीं बता सकते। ठीक हो गया। अच्छा देखें
अब क्यों नहीं बता सकते, ऐसा बच्चों के ज़हन में ये सवाल आता है। तो बच्चों देखें, सुनिए, देखिए बच्चों कि एक गाड़ी आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है। मोमेंटम की बात हम तब करते हैं जब कोई चीज़ मूव कर रही हो। मोमेंटम की बात तब करते हैं जब कोई चीज़ मूव कर रही हो। एम वी को कहते हैं मोमेंटम। मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं बच्चों, मोमेंटम। और वेलोसिटी किसी चीज़ की होगी तो जाहिर है वो चीज़ मोशन में होगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी मोशन में है, ठीक है। तो अब सुनिए कि एक गाड़ी आ रही है रोड से और आपने उसकी वीडियो बनाई मोबाइल पर। अच्छा, आपने उसकी वीडियो बनाई। जब आपने बच्चों वीडियो बनाई तो आपने उस वीडियो को फिर तकसीम कर दिया तस्वीरों में कि इतनी इतनी बड़ी, इतनी इतनी ज़्यादा तस्वीर थी, उसमें आपने 500-600 तस्वीरों में आपने उसको तकसीम कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होगा कि हर तस्वीर आप निकालें, तस्वीर आप निकालें। अच्छा, तस्वीर यानी ये सड़क में इस मुकाम की तस्वीर है। आपने गाड़ी की वीडियो बनाई, रोड से आ रही थी, तो गाड़ी इस मुकाम पर तस्वीर है। किसकी तस्वीर है, गाड़ी की तस्वीर है। अच्छा, वो तस्वीर जो है उसमें फिर आप, अब वो गाड़ी थी, उसका 1000 kg मैस था। अच्छा, 1000 kg मैस था, ठीक हो गया। अच्छा, स्पीड उसकी उस तस्वीर में उस मुकाम पर जो गाड़ी की स्पीड थी, वो गाड़ी वाली से आप कहेंगे कि इस मुकाम पर जब तुम थे, सड़क के इस मुकाम पर तुम्हारी क्या स्पीड थी, तो वो कहेगा जी मिसाल के तौर पर 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो गया, 2000। इसका मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, 2000, ठीक है। 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 किलोमीटर पर आवर, तो 2000 इसका हो गया मोमेंटम। यहाँ मैं कर देता हूँ इसको 20 और 2 से किया 2000 और 20,000 हो गया, 20,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इतना इसका मोमेंटम हो गया। तो जब मूविंग कार आ रही थी, मूविंग कार की आपने वीडियो बनाई, आपको पता है कि ये कार की जो ये तस्वीर है ये सड़क में इस मुकाम पर है, सड़क में इस मुकाम पर है। आपने क्या किया कि उसमें उस मुकाम पर जो गाड़ी की स्पीड थी वो डाली, तो गाड़ी का मैस तो आपको पता ही है, मोमेंटम आपको पता चल गया, मोमेंटम आपको पता चल गया, पोजीशन भी आपको पता चल गई, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो तस्वीर है ये इस मुकाम की तस्वीर है, सड़क में इस मुकाम पर तस्वीर है। तो बच्चों जब बॉडीज़ बड़ी हों, जैसे कार ट्रक्स वगैरह हों, मोटरसाइकिल हों, तो इनकी हम एक वक्त में दो चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। हम मोमेंटम भी इनका बता सकते हैं, यानी मैस और वेलोसिटी भी बता सकते हैं, और हम इसकी पोजीशन भी बता सकते हैं, यानी इसका बता सकते हैं। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन में हम नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन में हम आजिज़ हैं ये दोनों चीज़ों बताने से। ये हम नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। अगर मोमेंटम बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन खो जाएगी, और अगर पोजीशन आप बताएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम खो जाएगा। अच्छा, वो कैसे, तो बच्चों देखो, अब आखिरी बात चलेगी। आप बताएं मुझे कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो किन से देखते हैं। गाड़ी को आप देख रहे हैं, वो गाड़ी को आप कैसे देख रहे हैं, लाइट आती है, गाड़ी से टकराती है, आपकी आंख पर पड़ती है, रिफ्लेक्शन होती है, उसकी वजह से इमेज आपकी आई पर बनता है, आप उस गाड़ी को देख सकते हैं, ठीक। आप इंसान जितनी भी चीज़ें देखता है उसके लिए, देखने के लिए वो रोशनी का मोहताज है, वो रोशनी की वजह से इंसान हर चीज़ को देखता है। लेकिन बच्चों जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है, जब इलेक्ट्रॉन की बात आती है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन की देखिए, लाइट आई, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आई, ये एक आंख है, ये लाइट आई, फोटोन। तो अब हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं, लाइट की वजह से। अगर लाइट ना होगी तो अंधेरा होगा, अंधेरे में हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते, हम तो चीज़ देखने के लिए लाइट के मोहताज हैं। जब लाइट आएगी तो लाइट आएगी, वो फोटोन आकर जब इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा,
इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि वो फोटोन जब यहाँ टकरा कर हमारी आँख में पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जैसे कार हो और उसको पीछे से आकर कोई ट्रक हिट करे तो कार की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि फोटोन जब इससे आकर टकरा कर हमारी आँख में पड़ता है तो बच्चों फोटोन किसका, लाइट का, तो उस वक्त तक जबकि लाइट इलेक्ट्रॉन से टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका होता है। अब समझ आई बात, तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर चुका होता है। फिर इलेक्ट्रॉन की वो वाली पोजीशन नहीं रहती जो उसकी पोजीशन पहले थी। ठीक हो गया, उसका मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पर एक वक्त है 9 बजे, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, जब फोटोन आके इसके साथ टकराएगा, आंख में पड़ेगा, 1 सेकंड हुआ आपकी आंख में पड़ते पड़ते, तब तक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वो नहीं रही बच्चों, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया, ये भी आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया। ठीक हो गया भाई, एक कार रुकी हुई है, पीछे से ट्रक आके उसको मारेगा तो कार आगे जाएगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ आई बात। मोमेंटम चेंज होने का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन है, फोटोन आकर टकराएगा, पहले जिस वेलोसिटी के साथ एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था अब उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो गई है, अब उसकी वेलोसिटी उससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि फोटोन ने आकर हिट किया उसको, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अब पहले से ज़्यादा हो गई है। वेलोसिटी क्या हुई, चेंज हुई, जब वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अब बात आपको समझ में आई कुछ कुछ कि फोटोन जो है, लाइट के फोटोन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसकी पोजीशन वो पहली वाली पोजीशन नहीं रहती, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, अब अगली बात सुने आप। चलिए हम मान लेते हैं बच्चों mv मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.01 × 10⁻⁻31, ठीक है। वेलोसिटी कितनी है, यहाँ मैं लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2.18 × 10⁻6, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, जो वैल्यू भी आई मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की आपके पास ये वैल्यू आ गई। मिसाल के तौर पर आपके पास ये वैल्यू, कोई वैल्यू आएगी ना आपके पास, समझिए ये वैल्यू आ गई, फिक्स आ गई आपके पास, बिल्कुल वैल्यू ठीक आ गई, फिक्स आ गई मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम की वैल्यू आ गई। इलेक्ट्रॉन जब फोटोन आकर इस इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, मोमेंटम तो आपने फाइंड कर लिया, चलिए ये मोमेंटम फिक्स है, मोमेंटम आपने फाइंड कर लिया, लेकिन वो फोटोन जब आपकी आंख से दोबारा आपकी आंख पर जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वो आप एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। आप कहें सर कि अगर फोटोन इधर से टकराया है तो इलेक्ट्रॉन इधर आगे जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, ऊपर की तरफ भी फोटोन इधर से भी टकरा सकता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ सकता है, इस साइड आ सकता है, इस साइड, इस साइड, इस साइड। यानी एक गाड़ी हो और उसको पीछे से जब ट्रक आकर टकराए तो इधर से ट्रक आकर टकराएगा तो आगे सीधा ही जाएगी, लेकिन फोटोन ऑफ लाइट तो कहीं से भी टकरा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में, ऊपर नीचे इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, अंदर बाहर, यानी 3D कहीं भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है बच्चों। तो आप ये 100% श्योर नहीं हो सकते कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पर या यहाँ इलेक्ट्रॉन है इस पोजीशन पर। आप 100% यकीन के साथ इलेक्ट्रॉन की प्लेस नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता सकते। आप क्या बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन है, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यहाँ इतना एरिया है इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इतना एरिया है
इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन इलेक्ट्रॉन की आप नहीं बता सकते। यही था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब मैथमेटिकल फॉर्म करके इसकी बात को ख़त्म करते हैं। डेल एक्स uncertainty in position of electron, del P is equal to uncertainty in momentum of electron। तो इन्होंने कहा कि जो इसका प्रोडक्ट है वो बराबर होगा किसकी, h डिवाइडेड बाई 4 पाई, या डेल एक्स डेल पी है ये ग्रेटर देन होगा h डिवाइडेड बाई 4 पाई। आसान लफ्ज़ों में बच्चों ये मतलब है डेल एक्स अनसर्टेनिटी कह दें या आसानी के लिए आप इसको एरर लिख दें। यानी ये कभी भी नहीं हो सकता कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो आ जाए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। यानी कोई गलती ना हो, ये नहीं हो सकता, हमेशा गलती होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो, ये नहीं हो सकता। कितनी गलती होगी, h डिवाइड बाई 4 पाई के बराबर या h बाई 4 पाई से बड़ी। h फ्लैक्स कांस्टेंट 6.26 × 10⁻⁴ और पाई कांस्टेंट, 4 है ही कांस्टेंट और पाई भी कांस्टेंट। कितनी गलती होगी बच्चों, इतनी गलती होगी इसके बराबर या इससे ज़्यादा गलती होगी, इससे ज़्यादा गलती होगी। ये नहीं हो सकता कि गलती हो ही ना, यानी ये दोनों फैक्टर आ जाएं ज़ीरो, ऐसा मुमकिन नहीं। समझ आ गई बात आप? अच्छा अब देखें, जैसे मैंने आपको यहाँ मिसाल करके बताई कि आप मान लें कि जो P = mv है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करें, तो आपके पास मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। जब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया बच्चों, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया, सही आ गया, करेक्ट आ गया, मान लेते हैं कि आपके पास करेक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया है। आपने मास भी सही मेजर किया है, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन की सही मेजर की है, तो आपके पास करेक्ट वैल्यू आ गई है मोमेंटम की। अच्छा अब यहाँ देखें, यहाँ ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इन दोनों रिलेशंस को मैं मिलाकर लिखूं, मोमेंटम आपने करेक्ट मेजर किया, बिल्कुल उसकी वैल्यू सही आ गई, तो इसका क्या मतलब है कि डेल पी क्या है, ज़ीरो है। भाई मोमेंटम आपने सारा सही मेजर कर लिया ना, उसमें कोई गलती नहीं हुई, तो गलती नहीं हुई तो मतलब आंसर डेल पी क्या है, ज़ीरो है। डेल पी क्या है, डेल पी है एरर विद मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम सही आ गया तो डेल पी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। डेल पी ज़ीरो हो गया तो अब देखें h बाई 4 पाई, यहाँ डेल पी था, इधर डेल पी नीचे आ जाएगा। डेल पी क्या है, ज़ीरो है। यहाँ डेल पी को आप ज़ीरो पुट करें तो डेल एक्स क्या आ जाएगा, h बाई, नीचे ज़ीरो है तो h बाई ज़ीरो, और डेल एक्स आ जाएगा इन्फिनिटी। तो बच्चों आपको अब बात समझ में आई कि अगर मोमेंटम आपने सही फाइंड कर लिया, मोमेंटम फाइंड करने में गलती, डेल पी, पी का मतलब मोमेंटम, डेल पी का मतलब एरर टू फाइंड अ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरर टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो ज़ीरो है, यानी एरर में अगर कोई गलती नहीं है, एरर एग्जैक्ट आपने फाइंड कर लिया है, तो बच्चों आप पोजीशन देखें, डेल एक्स क्या है, पोजीशन। जो एरर है पोजीशन में, जो एरर है किस में, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने में, मैं लिखता हूं एरर या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। इन्फिनिटी समझते हैं ना, बहुत ज़्यादा एरर है, यानी इतना एरर है, इतना एरर है कि इसको हम ओवरकम नहीं कर सकते। तो अब आपको बात बच्चों समझ में आई, ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको बाद हम पढ़ने के काबिल होंगे डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है।